हेलो नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पीआई की सीरीज के सेकंड क्लास की बात की जा रही है और इसमें वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। भारतीय संविधान का आर्टिकल 77 किससे संबंधित है? तो फर्स्ट है ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के पद, शपथ की बात की गई। उपराष्ट्रपति की जो शपथ का मेंशन है वो आर्टिकल 69 में किया गया। सेकंड ऑप्शन आता है ट्रिम ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के पद। उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो आर्टिकल 63 में, सॉरी आर्टिकल, उपराष्ट्रपति की पद नहीं है, पदावधि की बातें की गई है। और उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है, टेन्यूर है, वो अपना मिलता है आर्टिकल 66 में। और उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति पोस्ट की बात करें तो आर्टिकल 63 में। अब नेक्स्ट है भारत सरकार के कार्यों का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका संबंध है आर्टिकल 77 ब्रैकेट में 1 से। आर्टिकल 77 ब्रैकेट में 1 ये कहता है कि संघ सरकार के सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम इश्यू होगी। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई किसके नाम इश्यू होगी? तो प्रेसिडेंट के नाम इश्यू होगी। आर्टिकल 77 ब्रैकेट में कौन सा है? फर्स्ट है। नेक्स्ट काम की बात करें तो नेक्स्ट काम की बात ये बनती है, इसमें नेक्स्ट है आर्टिकल 77 ब्रैकेट में 3 भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। कौन सा? आर्टिकल 77 ब्रैकेट में 3 है जो ध्यान में रखना है। अब देखो आर्टिकल 77 ब्रैकेट में 3 क्या कहता है, इसको समझना है। 77 ब्रैकेट में 3 क्या कहता है? आर्टिकल 77(3) कहता है कि राष्ट्रपति विभागों में प्रेसिडेंट है वो डिपार्टमेंट की बात की गई, डिपार्टमेंट है, विभागों में है, कार्य आवंटन की सूची तैयार करेगा, या बोल सकते हैं वर्क एलोकेशन की लिस्ट तैयार करेगा। मतलब सीधी सी बात है, किस विभाग में कौन से कार्य आते हैं ये डिसाइड कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। जैसे मान लीजिए एक बीएसएफ है और एक अपनी आर्मी है, ठीक है। बीएसएफ जैसे होम मिनिस्ट्री में आती है तो ये बात कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। आर्मी है वो किस में आती है? डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है। मतलब सीधी सी बात है, पैरामिलिट्री जितनी होती है वो होम मिनिस्ट्री में आती है और जितनी मिलिट्री होती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है। किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में कौन से कार्य आएंगे ये बात तो कौन तय करेगा? प्रेसिडेंट तय करेगा। और किस विभाग का कौन मंत्री होगा, किस विभाग का कौन मिनिस्टर होता है, ये बात कौन डिसाइड करेगा? तो पीएम डिसाइड करेगा। और कार्य आवंटन, वर्क एलोकेशन की लिस्ट है वो कौन तैयार करता है? तो वर्क एलोकेशन की लिस्ट है वो प्रेसिडेंट क्या करता है? तैयार करता है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अपना है जो सीजीएल टीयर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो इसकी बात करते हैं, क्या कहता है? विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिटायर्ड प्रेसिडेंट। मतलब भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखना, सीजीएल टीयर सेकंड 2023 का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी entitled टू ए मंथली पेंशन ऑफ Rs 2.50 लाख रुपए। मतलब राष्ट्रपति को सेवानिवृत्त बाद के बाद पर मंथ पेंशन कितनी मिलती है? तो 2.50 लाख मिलती है। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट की सैलरी है वो कितनी है? 5 लाख है।
और उसका पेंशन है उसकी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, 2.50 लाख हो जाती है। तो फर्स्ट बात क्या है, सही है। ही इज इंटाइल्ड ए सेक्रेटरी स्टाफ कंसल्टिंग of a private secretary, a personal assistant, additional private secretary, two peons, office expense of the 1 लाख। मतलब राष्ट्रपति रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है, एक निजी सचिव मिलता है उसे, एक निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, एक एडिशनल सेक्रेटरी मिलता है, 2 पियोन मिलते हैं और प्रति वर्ष 1 लाख रुपए कार्यालय खर्च सहित एक सचिव क्या मिलता है, स्टाफ मिलता है। तो ये पॉइंट भी अपना क्या है, सही है। थर्ड है, ही आल्सो इंटेंड फ्री ट्रेवल इन द हाईएस्ट क्लास बाय रेलवे, एयर एंड स्टीमर विद 1 पर्सन एनी हेयर इन इंडिया। रेल और हवाई और स्टीमर का मतलब होता है जहाज। तो एक व्यक्ति के साथ पूरे भारत में उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा का हकदार होता है। मतलब तीनों कोटेशन इसके क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए बी सी इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द एस्टीमेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया। एक तो हिंदी मीडियम वाला ध्यान रखना है, प्राक्कलन समिति को कई बार आपको अनुमान समिति भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है, अनुमान समिति बोल सकते हैं, प्राक्कलन समिति बोल सकते हैं, एस्टीमेट कमेटी बोल सकते हैं। अब देखो इसमें एस्टीमेट कमेटी की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम एस्टीमेट कमेटी का फॉर्मेशन है वो 1950 में किया गया था। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर किया गया था, तो जॉन मनथाई कमेटी की समिति पर किया गया था। जॉन मनथाई, ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के क्या थे, गणतंत्र भारत के, रिपब्लिक इंडिया के फर्स्ट क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जॉन मंथाई कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1950 में किसकी स्थापना की थी, प्राक्कलन समिति। एक तो प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी है वो स्थायी समिति है, परमानेंट कमेटी है। और प्राक्कलन समिति में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 30 होते हैं। इसके सभी मेंबर किससे होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो सभी मेंबर इसके लोकसभा से होते हैं। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले, जैसे अगली बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस कमेटी में राज्यसभा से मेंबर नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, प्राक्कलन समिति में है वो राज्यसभा से मेंबर नहीं होता है। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, क्या है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी रिटर्न इन द राज्यसभा। मतलब राज्यसभा है वो किन विधेयकों को रिटर्न नहीं कर सकती। भारत में निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। देखो विधेयक की बात की, पहली बात तो विधेयक क्या होता है या बिल क्या होता है। कई बार हिंदी में भी इसे क्या बोल सकते हैं, बिल बोल सकते हैं। देखो बिल का अर्थ क्या होता है, कानून बनने से पहले जो प्रस्ताव होता है, मोशन होता है, वो क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है, बिल कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें बात करते हैं, पेस्ट बिल है वो कौन सा है, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। आर्टिकल 107 के तहत साधारण विधेयक को, ऑर्डिनरी बिल को आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रख सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, ये भी आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बात की गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी लोकसभा व राज्यसभा दोनों में रखा जा सकता है। नेक्स्ट काम की बात करें तो नेक्स्ट काम की बात आती है धन विधेयक या मनी बिल। देखो धन विधेयक में एक तो 2 आर्टिकल है, एक तो आर्टिकल 109 है और एक 110 है। 109 में धन विधेयक की प्रोसेस का मेंशन है और इसमें 110 में धन विधेयक मनी बिल की क्या है, परिभाषा है, डेफिनेशन। तो धन विधेयक आर्टिकल 109 में लिखा है कि धन विधेयक सदैव कहां रखा जा सकता है, लोकसभा में रखा जा सकता है, राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। संविधान संशोधन और साधारण विधेयक की बात ऊपर अपन ने कर लिए। तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखा जा सकता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है वो भी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखा जा सकता है। पर जो मनी बिल या कैपिटल बिल होता है वो सदैव केवल किस में रखा जा सकता है, लोकसभा में। राज्यसभा है इस मनी बिल को मैक्सिमम कितने दिन तक रोक सकती है, तो राज्यसभा इस मनी बिल को मैक्सिमम 14 डे तक क्या कर सकती है, रोक सकती है। हालांकि राज्यसभा इस मामले में सजेशन दे सकती है, सुझाव दे सकती है, पर सजेशन है, लोकसभा के लिए कंपलसरी नहीं, बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 नंबर का, देखो
5 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड फॉर ए बाईकेमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बाईकेमरल मतलब द्विसदनीय की बात, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? देखो पहली बात तो है कि आर्टिकल 79 है, उसमें लिखा है कि भारत में एक क्या होगी, पार्लियामेंट होगी। भारत में एक क्या होगी, पार्लियामेंट होगी, संसद होगी। और इसमें लिखा है पार्लियामेंट में हाउस कितने होंगे, तो 2 होंगे, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो आर्टिकल 79 में लिखा है कि भारत में एक संसद होगी जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। 2 हाउस की बात इसमें की गई है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस कहा जाता है? तो आर्टिकल 79 के तहत ही लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा को इसके तहत क्या कहते हैं, तो अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर हाउस से कहते हैं। तो आर्टिकल 79 के तहत भारत में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हाउस कितने, 2 है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत लोकसभा को लोअर हाउस तथा राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा, 79। और पार्लियामेंट में पार्ट पूछे कि पार्लियामेंट में पार्ट कितने हैं, अंग कितने हैं, तो पार्ट कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 पार्ट देखो कौन कौन से होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक राज्यसभा और एक कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो पार्ट पूछे तो कितने हो गए, 3 हो गए। ऑर्गन्स की बात करें तो 3 हो गए, और हाउस की बात करें तो कितने हो गए, 2 हो गए। अब काम की बात ये बनती है, क्वेश्चन आता है कई बार निम्न में से संसद का अंग नहीं है, पार्लियामेंट का अंग नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, पार्लियामेंट का क्या नहीं होता है, पार्ट नहीं होता है। कौन, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर के क्वेश्चन की। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement are true regarding the removal of the president of India? इसमें देखो क्या क्या है, ऑप्शन समझ रहा है, ये भी सीजीएल टीयर सेकंड का क्वेश्चन है। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इंटाइड इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। देखो पहली बात तो है इम्पीचमेंट प्रोसेस का मेंशन है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 60 में है। महाभियोग प्रक्रिया इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में। फर्स्ट बात होगी। अब आर्टिकल 61 का जो आर्टिकल 61 में क्लोज फर्स्ट है वो कहता है कि महाभियोग संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जा सकता है। ये आर्टिकल 61 उसके क्लोज 1 में लिखा गया है। सेकंड ऑप्शन है महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई। द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट शुड बी सिग्नेड बाय 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस इन विच द प्रोसेड। मतलब इसमें लिखा है कि 1/3 सदस्य 1/3। तो ध्यान रखना जिस भी हाउस में ये रखा जाता है उसके कितने मेंबर होने चाहिए, 1/4 सदस्य। और 14 डेज एडवांस में क्या देंगे, राष्ट्रपति को लिखित में इंफॉर्मेशन देंगे। 14 डेज एडवांस राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देंगे। तो बी कोटेशन अपना क्या होगा, गलत हो गया। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाएगा ना, 30 दिन का नहीं दिया जाता। कितने दिन का दिया जाता है, 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। 14 डेज एडवांस क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन। महाभियोग जो प्रस्ताव है, इम्पीचमेंट जो मोशन है, उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पर इम्पीचमेंट मोशन इज पास्ड बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। सीधी सी बात है कि इम्पीचमेंट है वो लोकसभा व राज्यसभा की किस बहुमत से पारित करना होगा, 2/3 मेजोरिटी से क्या करना होगा, पारित करना होगा। अब कई बार क्लोज भी पूछ ले, तो इसके लिए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो 61 ब्रैकेट में 2 के ब्रैकेट में क्या है,
1 है। इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को 1/4 मेंबर है वो 14 डेज एडवांस में क्या देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। और फोर्थ जो ये है, ये लिखी गई है आर्टिकल 61 के ब्रैकेट में 2 के ब्रैकेट में बी में ये प्रोविजन किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसमें, ए और डी कोटेशन क्या है, सही है। ए और डी कोटेशन क्या है इसमें, सही है। तो इसका ऑप्शन ध्यान रखना है, इसकी ऑप्शन में कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्शन करेक्ट है और फोर्थ क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना क्या करना है, ए व डी करना है। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां आपको कर लेना है ए एंड बी कर लेना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। भाई ए भी करेक्ट है और डी भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का है, द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखो इसमें बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 317 ये कहता है कि चाहे अपनी यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे जेपीएससी हो, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या एसपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तीनों के ही जो अध्यक्ष और मेंबर होते हैं, चेयरमैन और मेंबर होते हैं, इनको रिमूव करने का काम कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन होगा इसका कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से थोड़ा सा और ध्यान रखना है। अब यूपीएससी और जेपीएससी के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, यूपीएससी और जेपीएससी के जो मेंबर होते हैं, इन्हें सस्पेंड कौन कर सकता है, सस्पेंड कौन कर सकता है, तो सस्पेंड करेगा कौन, प्रेसिडेंट। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। किस आर्टिकल के तहत करेगा, तो वही 317 के तहत करेगा। पर एसपीएससी जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसके जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं, इसको सस्पेंड करने का काम कौन करेगा, गवर्नर करेगा। अब देखो टीयर सेकंड में जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, चाहे प्रेसिडेंट सस्पेंड करे चाहे गवर्नर करे, दोनों ही किसकी जांच के आधार पर करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर करेंगे। तो हटा प्रेसिडेंट सकता है, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, एसपीएससी हो। सस्पेंड में ध्यान रखना, यूपीएससी और जेपीएससी के मेंबर को सस्पेंड कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट कर सकता है। एसपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को सस्पेंड कौन कर सकता है, तो गवर्नर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 8 नंबर का, भारत में निम्न से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने या परिलंबित करने या कम करने की शक्ति है। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर ऑफ पार्डन, रेस्परेव और रिड्यूस ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल। निम्नलिखित में से किसके पास आपराधिक दंड को क्षमा करने या परिलंबित करने या कम करने की शक्ति है। तो देखो आर्टिकल 72 है। आर्टिकल 72 में लिखा गया कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, उसकी रिड्यूस कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 72 के तहत। और राष्ट्रपति कोई भी जो डिसीजन लेता है, उस डिसीजन में राष्ट्रपति के पास समय सीमा निश्चित नहीं होती है। जो भी इस मामले में डिसीजन लेता है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्री परिषद की सलाह से लेता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से क्या लेता है, डिसीजन लेता है। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, जो गवर्नर होता है उसको भी सेम शक्ति दी गई है, और गवर्नर को पार्डन पावर है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया, 161 के तहत दिया गया। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि जो काम सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट करता है, स्टेट लेवल पर वो काम कौन करेगा, गवर्नर करेगा। और गवर्नर को समाधान की शक्ति या पार्डन पावर है आर्टिकल 161 के तहत है, और इसे किसके तहत है, प्रेसिडेंट को किसके तहत है, 79। एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखना, प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो आर्टिकल में डिफरेंस मिलता है वो कितने का मिलता है, लगभग 89 का मिलता है। देखो 72 में आप 89 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 161 मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है,
अब नेक्स्ट 9 नंबर का जो क्वेश्चन है अपने उसकी बात करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित व्यवस्था है। द सिस्टम बेस्ड ऑफ द पर्सनल लीडरशिप इज, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, उप संसदीय, सब पार्लियामेंट्री होगा या पार्लियामेंट्री होगा। तो इसमें ध्यान रखना है व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित व्यवस्था है तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। देखो इसका अर्थ ये होता है आर्टिकल 53, आप आर्टिकल 53 में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, या अपन को बोल सकते हैं कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इसी कारण राष्ट्रपति है वो व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित क्या है, व्यवस्था है। तो ये अपना फर्स्ट, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10 नंबर का। 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन सा विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत के लिए एक शर्त नहीं है। विच स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉट ए कंडीशन फॉर बीइंग नॉमिनेट टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि कौन सी है जो व्यवहारिक अनुभव की बात की जाए या ज्ञान की बात की जाए जिसके तहत आधार पर राज्यसभा में सदस्य मनोनीत नहीं किए जा सकते। तो देखो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए जा सकते, पर आर्टिकल 80 ब्रैकेट में 3 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करता है। देखो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो मेंबर नॉमिनेट करता है वो तो किसके तहत है, 80 के ब्रैकेट में 1 में लिखा है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट करेगा, तो 12 मेंबर क्या करेगा, नॉमिनेटेड करेगा। आर्टिकल 80 के ब्रैकेट 3 में लिखा गया है कि इन सदस्यों का, इन मेंबर का संबंध किससे होना चाहिए, तो इसमें लिखा है कि आर्ट से हो सकता है। किससे, आर्ट का मतलब कला से हो सकता है, साइंस से हो सकता है, किससे हो सकता है, साइंस से हो सकता है, सोशल सर्विस से हो सकता है, और फोर्थ क्या आता है, लिटरेचर हो सकता है, साहित्य से हो सकता है। ये 4 पॉइंट है, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस और लिटरेचर। इनसे संबंधित राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेटेड कर सकता है, 12 मेंबर क्या कर सकता है, नॉमिनेटेड कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना लिटरेचर का यूज किया गया, आर्ट का यूज किया गया, साइंस का, वाक पटुता का यूज नहीं है या इलेक्वेंस का यूज नहीं किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, ए इसका आंसर होगा, ध्यान रखना। बाकी साहित्य, कला, विज्ञान का यूज किया गया। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर नॉमिनेट करता है। आर्टिकल 80 ब्रैकेट 1, आर्टिकल 80 ब्रैकेट में 3 ये कहता है इनका संबंध किससे होना चाहिए, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर से होना चाहिए। और एक बात साथ में ये भी ध्यान रखना, ये प्रोविजन भारत में कहां से लिया गया है, तो ये प्रोविजन भारत में आयरलैंड से लिया गया। यूरोप महाद्वीप का एक देश है आयरलैंड, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मंत्री परिषद में निहित है जिसका प्रमुख होता है। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज विजिटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाई, तो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है, तो मंत्री परिषद में निहित होती है। देखो आर्टिकल 74 ब्रैकेट में 1 ये कहता है कि प्रेसिडेंट की, जो प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए, मतलब प्रेसिडेंट जो भी काम करता है उसकी एडवाइस एंड असिस्टेंस के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद बोल सकते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की बात की जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या मंत्री परिषद का अर्थ होता है कि भारत सरकार के जितने मंत्री होते हैं सब मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है, मंत्री परिषद कहलाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहलाता है।
और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? तो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रेसिडेंट जो भी काम करता है उसकी एडवाइस एंड असिस्टेंस के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये पूछ रहे कि पीएम का जो पद होता है, पीएम का जो पद होता है, पद बोल सकते हैं या पोस्ट बोल सकते हैं। इसका पोस्ट का मेंशन भी किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसकी पोस्ट का मेंशन है वो आर्टिकल 74 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली स्पेस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मतलब ये कहता है कि भारत में संविधान की सरकार की प्रणाली क्या है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, भारत में राजतंत्र नहीं है, राष्ट्र संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री क्या है? सिस्टम है। तो यहां जो आएगा वो ऑप्शन में क्या आएगा? पार्लियामेंट आएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नहीं है, एकात्मक यूनिटरी सिस्टम भी नहीं। यूनिटरी सिस्टम होता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम, भारत में यूनिटरी सिस्टम होता है। देखो भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार से है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का अर्थ यह होता है भारत में कि जो भारत की कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका बोल सकते हैं या एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव है वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल रहती है? तो विधायिका लेजिस्लेटिव के प्रति क्या रहती है? रेस्पॉन्सिबल रहती है। सीधी सी बात है, भारत की कार्यपालिका है वो लेजिस्लेटिव से बनी होती है। जब तक लेजिस्लेटिव का सपोर्ट रहता है कार्यपालिका रहती है। इस कारण भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। पहली बात तो ये संसदीय शासन प्रणाली का सिस्टम है वो भारत से कहां से लिया गया? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली का प्रोविजन है वो भारत में ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। और अमेरिका में यूएसए में कौन सी शासन प्रणाली, ये भी साथ में ध्यान रखना। तो यूएसए में कौन सी शासन प्रणाली? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक बोल सकते हैं या प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोल सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये अपना पॉइंट हो गया क्वेश्चन 12 नंबर का। तो संसदीय एक संप्रभु सॉवरेनिटी की बात की जाए, भारत आंतरिक व बाह्य मामलों में क्या है? स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश का दबाव। समाजवादी सोशलिज्म का अर्थ बात की जाए तो भारत के जो भी रिसोर्सेस है उन पर सरकार। धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म का अर्थ है सरकार का स्पेशल कोई क्या नहीं है, धर्म नहीं। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जनता का शासन। गणराज्य रिपब्लिक, भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर क्या होता है? निर्वाचित होता है। इस कारण भारत एक कौन सा राष्ट्र है? गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 13 नंबर का क्या है क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कोई ऐसा मामला जो भारत के तीनों संघीय सूचियों में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशेष शक्ति के पास होती है। द रेजिडेरी पावर ऑफ लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर ऑफ द मेंशन इन द 3 यूनियन लिस्ट इंडियन इज विजिटेड विथ। देखो बात की समझने, थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है। ठीक लेवल का क्या है अपना पॉइंट है। देखो ठीक लेवल का किस प्रकार से बात को समझना। पहली बात करें इसकी तो देखो फर्स्ट पॉइंट बनता है कि आर्टिकल 246 क्या कहता है? 246 कहता है कि केंद्र व राज्यों के विधायी शक्तियों लेजिस्लेटिव पावर के डिवाइडेशन हेतु कितनी सूचियां होगी, कितनी लिस्ट होगी? तो लिस्ट कितनी है? 3 लिस्ट है। एक सूची होती है जिसे बोलते हैं अपन यूनियन लिस्ट, एक सूची होती है जिसे बोलते हैं अपन स्टेट लिस्ट, और थर्ड सूची होती है जिसे क्या बोलते हैं अपन कौन करंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कौन करंट लिस्ट पर
सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट दोनों बना सकते हैं। विवाद होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, मान्य होता है। ये जो तीनों सूचियां हैं इसकी बात किसमें की गई है, तो अनुसूची 7 में की गई। अनुसूची 7 बोल सकते हैं या शेड्यूल 7 बोल सकते हैं। 7 में इन तीनों सूचियों का मेंशन किया गया है। कोई भी विषय जैसे रेल है, बैंक है, बैंकिंग है, बीमा है, ये यूनियन लिस्ट के विषय हैं। जैसे स्टेट लिस्ट में आता है कृषि है, पशुपालन, हस्बेंड्री की बात की गई है, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मेडिसिन है, ये सारा किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। कृषि एग्रीकल्चर की बात होगी। कौन करंट लिस्ट में जैसे आते हैं न्यायिक, ये कौन करंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन आती है, वन फॉरेस्ट आते हैं, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ आते हैं, ये सारे समवर्ती सूची के विषय। अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीनों संघीय सूचियों में उल्लेखित नहीं, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कौन कर तीनों में नहीं है। उन शक्तियों को पहली बात तो कहते हैं क्या है, अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, रेजिडेरी पावर कहते हैं। ऐसा कोई विषय जो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट तीनों में नहीं है तो उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। ठीक है। अब अवशिष्ट शक्ति का अर्थ ये होता है, आर्टिकल 248 में लिखा गया है कि जो अवशिष्ट शक्ति होती है रेजिडेरी पावर होता है। कौन सा पावर होता है, रेजिडेरी पावर होता है, अवशिष्ट शक्ति होती है। वो किसके पास चली जाएगी, संसद के पास चली जाएगी, पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। उस पर कानून कौन बनाएगी, उसके बाद संसद बनाएगी, आर्टिकल 248। और संसद है वो केंद्र की क्या है, विधायिका है, यूनियन का क्या है, लेजिस्लेचर है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि रेजिडेरी पावर है वो सेंट्रल के पास होंगे, केंद्र के पास होंगे। ये प्रोविजन भारत में कहां से लिया गया है, रेजिडेरी पावर का जो प्रोविजन है वो भारत में कनाडा देश से लिया गया। किस देश से लिया गया, कनाडा देश से लिया गया। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक इस प्रकार से भी पूछा गया कि निहित शक्ति का सिद्धांत, निहित शक्ति का सिद्धांत बोल सकते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ इनहेरेंट पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ इनहेरेंट पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ इनहेरेंट पावर की बात की जाए, निहित शक्ति का सिद्धांत है वही ये है रेजिडेरी पावर। रेजिडेरी पावर आ सकता है या कई बार डॉक्ट्रिन ऑफ इनहेरेंट पावर दे सकते हैं या निहित शक्ति का सिद्धांत दे सकते हैं, बात एक ही है। और ये दोनों प्रोविजन भारत में किस देश से लिए गए हैं, तो कनाडा देश से लिए गए हैं। तो ये 30 नंबर का क्वेश्चन था। आर्टिकल 246 कहता है केंद्र, राज्यों, सेंट्रल और स्टेट के मध्य विधायी शक्तियों के पार्टीशन हेतु 3 शक्तियां होगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, जिनका मेंशन किसमें, अनुसूची 7 में। आर्टिकल 248 कहता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जो तीनों में नहीं, उसे क्या बोलते हैं, अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं, रेजिडेरी पावर। और रेजिडेरी पावर ऑटोमेटिक किसके पास ले जाएंगे, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्या है, केंद्रीय विधायिका है। ये प्रोविजन भारत में किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। इसी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इसे बोलते हैं निहित शक्ति का सिद्धांत बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इनहेरेंट पावर बोल सकते हैं। तो भी आंसर क्या करना, आपको कनाडा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर का, हु अमोंग द फॉलोइंग कैन अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट एंड चेंज इट्स नेम। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तन कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है। देखो इसमें सीधी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3 ध्यान रखना है। आर्टिकल 3 कहता है कि किसी राज्य का जैसे नेम में परिवर्तन करना है, किसी न्यू राज्य का क्या करना है, स्टेट, किसी नए स्टेट का फॉर्मेशन करना, या किसी राज्य की सीमा में, बाउंड्री में चेंज करना है। तो ये सारा काम कौन करेगा, तो पार्लियामेंट करेगी। कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। चाहे नए राज्य का गठन हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो, चाहे राज्य के नाम में चेंज हो, चाहे राज्य की बाउंड्री में चेंज हो, सब कुछ कौन करती है, तो पार्लियामेंट करती है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए बुकलेट issued by the Lok Sabha Secretariat contains a list of bird and expense which will be considered
unparliamentary in both of the Lok Sabha and Rajya Sabha, which of the following words has not been declared unparliamentary? लोकसभा सचिवालय द्वारा की जारी की गई पुस्तिका उन शब्दों अभिव्यक्तियों की सूची दी गई जिन्हें लोकसभा राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना गया। निम्न में कौन सा शब्द असंसदीय घोषित किया गया? एक तो बात यह ध्यान रखना कि असंसदीय शब्द बहुत है। ये क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते हो तो आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। जैसे इसमें दे रखा है शकुनी दे रखा है, नोट की दे रखा है, ड्रामा दे रखा है, गिरगिट दे रखा है, चक्कर दे रखा है। अब देखो इस प्रकार की बहुत सी शब्दावली है जिसको संसद में बैन किया गया है और संसद सदस्यों खुद को ही पता नहीं होता, जो एमपी होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता कि पार्लियामेंट में कौन से शब्द बोलने होते हैं और कौन से शब्द नहीं बोलने होते। जनरली जो पार्लियामेंट मेंबर है जो वर्ड यूज करते हैं वो सब बैन है। जैसे मान लीजिए आप कई बार सुनते हो तानाशाह, मनगढ़ंत बात है, गुंडागर्दी चल रही है, चुड़ैल है, देशद्रोही है, इस प्रकार की बहुत सारी जुमलाबाजी है, भ्रष्टाचारी है, इस प्रकार के शब्दों का बहुत बार यूज किया जाता है। पर इस प्रकार की सारी शब्दावली क्या है? बैन है। तो इसको आपको क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना। इसमें चक्कर शब्द को बैन नहीं किया गया और ये हर बार क्या करती है? राज्यसभा सचिवालय नई पुस्तिका जारी करता है, हर बार नए शब्दों को इसमें जोड़ा जाता है। जैसे जुमला शब्द है वो भी क्या है? बैन है। तो बहुत सारे शब्द है जो पार्लियामेंट में क्या किए गए? बैन किए गए। तो इसमें आपको ध्यान रखना चक्कर शब्द को बैन नहीं किया गया। और पार्लियामेंट की जब आप कार्रवाई आप टीवी चैनल पर देखते हो तो आपको लगेगा कि जो पार्लियामेंट में शब्दावली बोली जाती है वो पार्लियामेंट में सारी ही क्या है? बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, हु रन्स द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम? संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर चलाता है, प्रधानमंत्री चलाता है। क्यों? क्योंकि देश के रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास ही होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करना है? आपको सी नंबर का आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन। देखो, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र है? तो पहली बात समझ, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर हो सकते थे वो 552 हो सकते थे, जिसका पार्टीशन इस प्रकार से था 530 किसे स्टेट से, 20 किसे यूनियन टेरिटरी से और 2 क्या थे? एंग्लो इंडियन। जिसमें से 2 का जो प्रोविजन है, जो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन है, उस प्रोविजन को वर्तमान में क्या कर दिया गया है? निष्क्रिय कर दिया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया। ठीक है, अब बच्चे 550 सदस्य। वर्तमान में लोकसभा में सीट है 543। 543 में से 524 है वो किससे हैं? तो स्टेट से हैं, राज्य से। और 19 सीट है वो किससे हैं? तो यूनियन टेरिटरी से, यूटी से। तो 524 राज्यों से लोकसभा सदस्य इलेक्टेड होते हैं और 19 किससे होते हैं? यूनियन टेरिटरी से होते हैं। टोटल मिलाकर 543 सीट क्या होती है? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा से कितने इलेक्टेड होते हैं? 524 होते हैं और यूनियन टेरिटरी से कितने होते हैं? तो 19 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा का गठित हुई? इन विच द फॉलोइंग ईयर राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट टाइम? पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? अब देखो इसमें बात करते हैं अपन आगे बात ये बनती है कि राज्यसभा का गठन, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। जैसे सीधा क्वेश्चन देखो ऐसा है कि राज्यसभा का फर्स्ट टाइम गठन हुआ तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 एक्ट के तहत 1921 में राज्यसभा का गठन। अब देखो 1921 ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, या बोल सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट
ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्रता के बाद राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो स्वतंत्रता के बाद ध्यान रखना है, राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का क्या किया गया? गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1952। तो स्वतंत्रता से पहले 1921। यदि ऑप्शन में 1921 ऑप्शन होता तो आंसर 1921 होता, पर ऑप्शन में 1921 नहीं है, इसलिए आजादी के बाद की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट। और आजादी के बाद राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? राज्यसभा की फर्स्ट मीटिंग बोल सकता है, ठीक है, या लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग बोल सकता है, पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन बोलते हैं, बात क्या है? एक की है। और राज्यसभा लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग है वो कब हुई? तो 13 मई 1952 को हुई। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम क्या हुई? बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। और राज्यसभा का आजादी के बाद गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वर्ष 1971 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? Who among the following replaced Morarji Desai as Prime Minister of the India in the year 1979? मतलब सीधा सा क्वेश्चन है कि 1979 में मोरारजी देसाई के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई के बाद प्राइम मिनिस्टर है वो बने थे चौधरी चरण सिंह बने थे। ये ध्यान रखना, मोरारजी देसाई की सरकार भी किसने गिरवाई थी? तो चौधरी चरण सिंह ने ही मोरारजी देसाई की क्या गिराई थी? सरकार गिराई थी। चौधरी चरण सिंह, देखो मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो कब से कब तक रहे थे? तो 1977 से 1979 में। 1979 में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम ये मोरारजी देसाई की क्या गिर गई? सरकार गिर गई। और चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री रहे थे वो 1979 से 80 तक देश के प्राइम मिनिस्टर कौन रहे थे? तो चौधरी चरण सिंह रहे थे। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लें कि चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनने से पूर्व किस स्टेट का क्या था? मुख्यमंत्री था। तो ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले चौधरी चरण सिंह है वो उत्तर प्रदेश यूपी का क्या था? चीफ मिनिस्टर था, ठीक है। एक बात तो उत्तर प्रदेश के क्या थे? सीएम थे। एक ये है कि चौधरी चरण सिंह का जो बर्थडे है वो कब आता है? 23 दिसंबर को आता है, 23 दिसंबर को आता है। और 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। नेशनल फार्मर्स क्या मनाया जाता है? डे मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को। तो ये था अपना चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह के बाद प्रधानमंत्री कौन बनी? अब आगामी ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि चौधरी चरण सिंह के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? तो इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी है, देखो एक बार तो प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक। 1977 में फिर मोरारजी देसाई बने, मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह बने, फिर इंदिरा गांधी नेक्स्ट टाइम फिर प्राइम मिनिस्टर बनती है। 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि चौधरी चरण सिंह के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? तो इंदिरा गांधी। और मोरारजी देसाई से पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो इंदिरा गांधी थी। चौधरी चरण सिंह और ये मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड के बीच के दौरान ही थे। 77 से लेकर 80 तक देश के प्राइम मिनिस्टर दो थे, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया? इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा आर मेंशन? किस आर्टिकल में, सीधी सी बात है, किस आर्टिकल में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति की सैलरी का मेंशन किया गया? तो इसमें ध्यान रखना आर्टिकल 97 में मेंशन किया गया, ठीक है।
एक क्वेश्चन आपको यह भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर दोनों की सैलरी कितनी है, तो 4 लाख रुपए। और यह ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति पद वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट की कोई सैलरी नहीं होती है। उपराष्ट्रपति को इसी बात की सैलरी मिलती है कि वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, चेयरमैन होता है। तो आर्टिकल 97 की बात की गई। बाकी इसमें देखो आगे पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति? Which of the following articles of the Indian Constitution states that the Vice President of India shall be the ex officio chairman of the Rajya Sabha? मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। तो आर्टिकल 89 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। अब आर्टिकल एक तो 89 में है और एक आर्टिकल 64 में। 64 में भी ये लिखा गया कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का क्या होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। प्रेसिडिंग क्या होता है, ऑफिसर होता है। ये बात भी किस आर्टिकल में है, तो 64 में। एक ध्यान रखना है, राज्यसभा एकमात्र सदन है, राज्यसभा सिंगल हाउस है। क्या है, राज्यसभा सिंगल हाउस है, जिसका अध्यक्ष, जिसका चेयरमैन है वो राज्यसभा का क्या नहीं होता, मेंबर नहीं होता। और उपराष्ट्रपति पद की कोई सैलरी नहीं होती। उपराष्ट्रपति को इसी बात की सैलरी दी जाती है कि वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, चेयरमैन होता है। और उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है पर मंथ, तो 4 लाख रुपए पर मंथ क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो इसका आंसर अपन को क्या करना है, आर्टिकल 89। हाँ, 89 की जगह कई बार आपको 64 भी दे सकता है, ये ध्यान रखना, दोनों में एक ही बात है, आर्टिकल 64 बोले या 89 बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अकॉर्डिंग द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ध्यान रखना है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, पर किस आर्टिकल के तहत होती है। अब देखो इसमें 75 है, 72 है, 74 है, 73। पहली बात तो इसमें आर्टिकल 75 आएगा और 75 में देखो 3 आएगा। अब एक एक पॉइंट आपको समझना है। एक एक पॉइंट ये है कि आर्टिकल देखो 75 3 पढ़ लिया तो अगली बार 75 4 पूछ सकता है, 75 5 पूछ सकता है, 75 6 पूछ सकता है। तो अपन जो इसके 6 जो आर्टिकल जो 75 है उसमें 6 क्या है, क्लोज है, और 2 क्या होते हैं, इसमें सब क्लोज होते हैं। 2 खंड है और 6 के खंड है और 2 क्या है, उपखंड है। अब देखो इसकी बात करते हैं। पहली आर्टिकल 75 ब्रैकेट में 1 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 70 जो 5 है, 75 के ब्रैकेट में 2 है, इसमें लिखा गया है त्याग पत्र, रिजाइनेशन की बात की गई, रिजाइनेशन की बात की गई है, त्याग पत्र की बात की गई है। और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, ये सब अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो प्रेसिडेंट को देते हैं। पहली बात ये ध्यान रखें। आर्टिकल 75 ब्रैकेट में 3 लिखा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, तो कलेक्टिव रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, तो लोकसभा के प्रति क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। और ये प्रोविजन भारत में कहां से लिया गया है, तो ये प्रोविजन भारत में ब्रिटेन से लिया गया। किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। और मंत्री परिषद है जो व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, तो इंडिविजुअल पूछ लें या व्यक्तिगत पूछ लें तो ध्यान रखना है, इंडिविजुअल पूछ लें तो इंडिविजुअल रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है मंत्री परिषद, तो प्रेसिडेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। और कलेक्टिव रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा की। फिर आता है आर्टिकल 75
ब्रैकेट में 4, आर्टिकल 75 ब्रैकेट में 4 है ओथ, और ओथ किसको दिलाता है, कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे मंत्रिपरिषद हो मिनिस्टर हो, सबको शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के तहत दिलाता है, तो आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि ओथ प्रेसिडेंट दिलाएगा, पर दिलाएगा किसके तहत, तो अनुसूची शेड्यूल 3 में शपथ का प्रोविजन है। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेड्यूल 3 का संबंध किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल 75 4 से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों या प्रधानमंत्री को ओथ कौन दिलाता है, तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 ब्रैकेट में 5, इसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तो अधिकतम वो कितने माह तक मिनिस्टर रह सकता है, 6 मंथ तक रह सकता है। 6 मंथ के अंदर या तो वो पार्लियामेंट की मेंबरशिप ले लेगा, अन्यथा उसे क्या देना होगा, रिजाइन। हालांकि वो रिजाइन देकर दोबारा बन सकता है, पर एक बार के लिए वो कितने मंथ रह सकता है, 6 मंथ रह सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 75 ब्रैकेट में 6, आर्टिकल 75 6 की बात की जाती है, इसमें सैलरी और भत्तों की बात की जाती है कि मंत्रिपरिषद की जो सैलरी होती है वो कौन डिसाइड करता है, तो ध्यान रखना पार्लियामेंट क्या करती है, डिसाइड करती है। वेतन भत्तों की बात की जाए तो कौन निर्धारित करती है, संसद। तो आर्टिकल 75(1) कहता है कि प्रेसिडेंट लोकसभा में बहुमत दल के नेता को मंत्री नियुक्त करेगा। सेकंड रिजाइनेशन की बात करता है। थर्ड कलेक्टिव रूप से रेस्पॉन्सिबल की बात करता है। फोर्थ ओथ की बात करता है। 5 है 6 मंथ तक मेंबर नहीं है तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा। 75(6) किसकी बात करता है, सैलरी की बात करता है। अब इसमें 2 आर्टिकल और आते हैं, ध्यान रखना। एक तो आता है आर्टिकल 75 ब्रैकेट में 1 के ब्रैकेट में ए, इसमें लिखा गया लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। और आर्टिकल 75 फर्स्ट के ब्रैकेट में बी लिखा है, और इसमें लिखा है कि कोई दल बदल के आधार पर, पार्टी चेंज के आधार पर डिस्क्वालीफाई है तो उसे क्या नहीं बनाया जा सकता, मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है। पहली बात तो देखो है क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, इसकी अर्थ समझना है। इसका अर्थ यह है कि जो बजट होता है, जो बजट होता है, या अपन हिंदी में भी क्या बोलते हैं, इसे बजट बोलते हैं। तो पहली बात तो यह है कि बजट जैसे वर्ड का यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। बजट को भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 112 है, 112 है, इसमें क्या बोला गया है, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। तो आंसर क्या होगा, आर्टिकल 112 होगा। आर्टिकल 120 में देखो इसमें तो बात की गई है कि संसद सदस्य अपनी बात किस में रख सकते हैं, हिंदी में रख सकते हैं, इंग्लिश में रख सकते हैं, या लोकल लैंग्वेज रख सकते हैं। आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात की गई है, और इसमें है आर्टिकल 116 में लेखानुदान वोट ऑफ अकाउंट की बातें की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना 112 होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ईयर द रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज फर्स्ट टेबल्ड इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेल नीति का एक संसद में प्रस्ताव रखा गया। अब ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन, अब ये तो पूछा गया संसद में फर्स्ट टाइम प्रस्ताव। अब आपको क्वेश्चन ध्यान रखना, प्रथम भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कब लाई गई, 1984 में राजीव गांधी की सरकार है वो क्या लेकर आती है। इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी थे। और राजीव गांधी की सरकार क्या लेकर आती है, खेल नीति लेकर आती है। अभी हाल ही में नई जो राष्ट्रीय खेल नीति है वो कब लाई गई है, तो 2025 में लाई गई है। ये ध्यान रखना आपको। खेल नीति बहुत सारी है ये भारत में, इसमें कोई ज्यादा सीरियस मामला नहीं लेना है। पर फर्स्ट खेल नीति या फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो कब लाई गई, तो 1984 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर ऑफ मेक लॉ एंड पॉलिसी फॉर द कंट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियां बनाने की शक्ति किसके पास है,
तो सीधी सी बात है, देश की कानून और नीतियां बनाने की शक्ति कौन करती है काम, देश में रूल कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, संसदें बनाती है। किसी भी विषय पर कानून हमेशा कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। तो ये आप ऑप्शन देखकर समझ सकते हो, कोई बड़ा मामला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 26 नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत के प्रधानमंत्री से कौन सा कथन सही नहीं, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर इंडिया इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। प्रधानमंत्री लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। आर्टिकल 74 में अपन बार बार ये पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, मेजोरिटी पार्टी के लीडर को देश का क्या अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट कोटेशन क्या हो गया अपना, सही हो गया। प्राइम मिनिस्टर इज द अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी बात सही है। ये भी आर्टिकल किसमें, तो 75 ब्रैकेट में 1 में। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये भी बात क्या होती है, सही होती है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, पार्टी का हेड होता है, सदन का लीडर होता है, ये ध्यान रखना है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर होता है। इंटर स्टेट काउंसिल मतलब अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो ये तीनों कोटेशन क्या है, सही है। फोर्थ कोटेशन देखो, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री को उस पद से हटाया जा सकता है। इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड। ध्यान रखना ये कोटेशन गलत है। प्रधानमंत्री को उठाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, वो केवल किस में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता। पहली बात तो ये, तो दोनों सदनों वाली कोटेशन गलत होगी। पर 2/3 मेजोरिटी की बात की, 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है, 15% प्लस 1 मेजोरिटी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा। अब ये ध्यान रखना, चाहे विश्वास हो चाहे अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन दोनों ही कहां लाए जाते, लोकसभा में। और लाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, 15% प्लस 1 बहुमत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर ऑफ ट्रांसफर जज फ्रॉम द वन हाई कोर्ट टू अनदर इन कंसुलेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। निम्न से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति दी गई है। देखो सीधी सी बात है, स्थानांतरित बोल सकते हैं या ट्रांसफर की बात बोल सकते हैं। देखो ट्रांसफर का मामला क्या होता है, बात को समझना है। पहली बात यह है कि आर्टिकल 222 में लिखा गया कि प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनका ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और वो राजस्थान हाई कोर्ट का जस्टिस है, तो उसको राजस्थान से एमपी ट्रांसफर कर सकता है, एमपी से यूपी ट्रांसफर कर सकता है, यूपी से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर सकता है, कौन, प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है। अब प्रेसिडेंट है वो किसकी एडवाइस से करता है, तो एडवाइस ध्यान रखना किसकी है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस से राष्ट्रपति इसका क्या करता है, ट्रांसफर करता है, स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की नागरिकता के अधिकार के विनियमित करने की शक्ति किसके, हु हैज द पावर ऑफ रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। मतलब सीधी सी बात है, नागरिकता की बात की गई। पहली बात तो है नागरिकता का मेंशन है वो भारतीय संविधान के किस पार्ट में किया गया, तो पार्ट 2 में किया गया। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप का मेंशन किया गया। और आर्टिकल जो 11 ये कहता है, अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद से संबंधित कानून कौन बना सकती है, तो पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, तो इस नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है। तो ये बी ऑप्शन, ये सेशन 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख, सुरक्षा प्रदान, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड्स प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज प्रमुख बात की गई कि राज प्रमुख को जो विशेष अधिकार है वो किस आर्टिकल के थे, तो इसमें 360
1 के तहत। ये तो है राष्ट्रपति राज्यपाल विशेषाधिकारों की बात। इस आर्टिकल 361 में क्लोज कितने हैं? 3। क्लोज 1 कहता है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल किसी भी कार्य के लिए किसी भी कोर्ट के प्रति क्या नहीं है? रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है। मतलब राष्ट्रपति व राज्यपाल कोई भी काम करे तो वो कोई भी कार्य के प्रति किसी भी कोर्ट, किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर काम करता है, और गवर्नर है वो किसके कहने पर काम करता है? तो वो मुख्यमंत्री का। क्लोज 2 है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए कोई भी क्रिमिनल केस क्या नहीं किया जा सकता? स्टार्ट नहीं किया जा सकता, या उसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। 3rd क्वेश्चन है, राष्ट्रपति व राज्यपाल को अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार व कारावास बोल सकते हैं, या इम्प्रिजनमेंट बोल सकते हैं, एक ही बात है। का क्या नहीं दे सकता? कोई भी कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता। तो आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार है, और इसके 3 सब क्लोज है। ये क्लोज है वो टियर 2 के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 361 है वो किसके हिसाब से बन सकता है? टियर 1 के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल होता है। द टेन्यूर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन द ईयर। देखो, संसद में 2 प्रकार की समितियां होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की कमेटी होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है स्थायी समिति बोल सकते हैं, या स्टैंडिंग कमेटी बोल सकते हैं, और दूसरी होती है अस्थायी समिति बोल सकते हैं, या एडॉक कमेटी बोल सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी और एडॉक कमेटी में बात को समझना। ये स्थायी समिति और ये अस्थायी क्या होती है कि जब जरूरत होती है इसका फॉर्मेशन कर लिया जाता है, न टेन्यूर निश्चित होता है, न मेंबर निश्चित होते हैं, कुछ नहीं होता। स्टैंडिंग जो कमेटी होती है इसका कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है। जो भी स्थायी समितियां होती है उनका कार्यकाल 1 मई से कब तक होता है? 30 अप्रैल तक इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। देखो, 1 मई से 30 अप्रैल देखोगे तो आप कितना वर्ष होगा? 1 वर्ष होगा, 1 ईयर होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 ईयर। तो स्थायी समितियों का टेन्योर है वो 1 मई से 30 अप्रैल तक चलता है, अर्थात 1 वर्ष चलता है। तो ये था अपना आज का वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पीवाई की सीरीज आपकी सभी सब्जेक्टों की मिलेगी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्टों की मिलेगी। आज इतने, नेक्स्ट क्लास आपकी क्या है? मिलते हैं अगले वीडियो।